आज हम बात करने वाले हैं क्लाइंबिंग की और उस एक पल की जो शायद हम सबने महसूस किया है। आप दीवार पर आधे रास्ते में हैं, हाथ कांप रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि अब अगला कदम कहाँ रखें। और सारी एनर्जी बस इसी उधेड़पुन में खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो पल जब दीवार आपको हरा रही होती है। और आपकी अपनी सोच भी। एकदम सही। आज का हमारा सोर्स एसेंट बाय डिजाइन, अ बिगिनर्स गाइड टू रूट रीडिंग, यही कहता है कि ये लड़ाई दीवार पर नहीं बल्कि जमीन पर ही जीती या हारी जाती है, और इसका सबसे बड़ा हथियार है रूट रीडिंग। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दीवार को छूने से पहले ही उसे दिमाग में चढ़ लेने की ये कला एक नौसिखिए को कैसे बदल सकती है। ये बस एक कला नहीं है, ये एक तरह का सुपर पावर है। अक्सर लोग क्लाइंबिंग को बस हाथों और पैरों की ताकत का खेल समझते हैं, पर असल में ये एक दिमागी पहेली है और रूट रीडिंग उस पहेली को सुलझाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये आपको बताता है कि अपनी सबसे कीमती चीज, आपकी एनर्जी को कैसे समझदारी से खर्च करना है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। रूट रीडिंग सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब तो बहुत सीधा है ना? कि मतलब चढ़ाई शुरू करने से पहले रास्ते को यानी रूट को बस ध्यान से देखना और समझना। पर क्या ये शुरू में बहुत मुश्किल नहीं लगता? जब कोई नया होता है तो इतने सारे अलग अलग रंग के होल्ड्स देखकर ही घबराहट होती है। आप जमीन से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा मूव मुश्किल होगा या आपका हाथ कहाँ तक पहुंचेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यही मतलब सबसे पहली गलती है जो नए क्लाइंबर करते हैं। वो पूरी दीवार को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, जबकि पहला कदम है शोर को कम करना। इंडोर जिम्स में हर रूट का एक रंग होता है। अगर आप पीले रूट पर चढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ पीले होल्ड्स को ही देखेगा। आसपास के नीले, हरे, लाल होल्ड्स वो आपके लिए है ही नहीं। बिल्कुल, उन्हें दिमाग से मिटा देना होता है। ये पहला फिल्टर है। अच्छा, तो मतलब एक तरह का लेजर फोकस सिर्फ अपने रास्ते पर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एक बार जब आपने अपने रंग के होल्ड्स पहचान लिया, फिर अगला कदम क्या होता है, और यहीं पर मुझे लगता है मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा आता है, इनके नाम। ऐसा लगता है किसी ने मजे मजे में रख दिए हो। मतलब जग्स, क्रिम्स, स्लोपर्स, ये हैं क्या? ये नाम असल में उनके काम से ही आते हैं। जैसे जग्स किसी जग के हैंडल की तरह होते हैं, बड़े और पकड़ने में एकदम आसान। ये आपके बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। फिर आते हैं क्रिम्स, जो बहुत पतले किनारे होते हैं। आप उन्हें सिर्फ अपनी उंगलियों के पोरों से पकड़ सकते हैं। ये आपकी पकड़ की असली परीक्षा लेते हैं। और स्लोपर्स तो सबसे धोखेबाज होते हैं, गोल, ढलान वाले, जिन पर कोई किनारा नहीं होता। इन पर टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, तकनीक चाहिए, बॉडी का बैलेंस चाहिए। और पैरों का क्या? उनके लिए भी कुछ अलग होता होगा? बिल्कुल, फुट होल्ड्स भी उतने ही जरूरी हैं। छोटे किनारों को एजेस कहते हैं। कभी कभी दीवार पर लकड़ी के बड़े बड़े आकार लगे होते हैं, जिन्हें वॉल्यूम्स कहते हैं। हाँ मैंने देखे हैं। वो खुद एक चढ़ने की सतह बन जाते हैं। और सबसे मजेदार है स्मीयरिंग, जब कोई फुटहोल्ड होता ही नहीं। आपको बस अपने रबर के जूते को दीवार से चिपका कर फ्रिक्शन पैदा करना होता है। इन होल्ड्स की शक्ल देखकर ही एक अनुभवी क्लाइंबर समझ जाता है कि उस पे शरीर को कैसे इस्तेमाल करना होगा। हाँ, तो ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं है, ये एक तरह की भाषा है और आपको उस भाषा को पढ़ना सीखना है। लेकिन होल्स पहचानने के बाद उन्हें किस क्रम में इस्तेमाल करना है, ये कैसे पता चलता है? मुझे याद है मैं एक बार चढ़ रही थी और एक होल तक पहुंचने के लिए इतना खिंच गई कि मेरा संतुलन ही बिगड़ गया। बाद में किसी ने बताया कि अगर मैं पहले पैर ऊपर रखती तो वो मूव एकदम आसान हो जाता। और यही रूट रीड का सार है। जिसने वो रूट बनाया है, मतलब रूट सेटर, उसने एक पहेली तैयार की है, एक खास क्रम, एक लय। जमीन से आपको उस सेटर के दिमाग में घुसने की कोशिश करनी है। आपको सोचना है, उसने ये होल्ड यहां क्यों लगाया है? शायद ये आपको शरीर को एक खास तरीके से मोड़ने पर मजबूर करने के लिए है। क्या आपको अपना दाहिना हाथ पहले बढ़ाना चाहिए या बायां? क्या आपको एक होल्ड को नीचे से पकड़ना होगा, जिसे अंडर क्लिंगिंग कहते हैं, या शायद एक ही होल्ड पर दोनों हाथ लाने होंगे, जिसे मैचिंग कहते हैं? ये सब दिमाग में पहले से सोचना पड़ता है। मतलब ये एक तरह की दिमागी कोरियोग्राफी है। आप जमीन पर ही अपने डांस मूव्स तय कर रहे हैं। एकदम सही शब्द है, कोरियोग्राफी। और यहाँ सोर्स शुरुआती लोगों के लिए एक बहुत गहरी सलाह देता है, स्पीड पर नहीं बल्कि सहज गति पर ध्यान केंद्रित करें। रेस जीतने की जल्दी में हम अक्सर गलत मूव्स कर जाते हैं और थक जाते हैं। लक्ष्य तेजी से ऊपर पहुंचना नहीं है, लक्ष्य है हर मूव को कम से कम ताकत खर्च करके पूरे कंट्रोल के साथ करना।
कुशलता। हाँ, कुशलता ही आराम तब करना है जब हम थक जाएं, लेकिन सोर्स कहता है थकने का इंतजार ही मत करो। ये क्या फंडा है? ये सबसे बड़ा आहा मोमेंट है इस पूरी किताब का। सोचिए, जब आप थकना शुरू करते हैं तो आपकी पकड़ कमजोर होने लगती है, आपका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है और डर हावी होने लगता है। हाँ, डर हावी होने लगता है। आप गलत फैसले लेते हैं। प्रोफेशनल क्लाइंबर थकने पर रिएक्ट नहीं करते, वे एक्टिवली अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं। इसका मतलब है रूट पर ऐसी जगह खोजना जहां आप थोड़ा सुस्ता सकें, भले ही आप थके हुए ना हो। तो ये रेस्ट पॉइंट्स कोई आरामदायक सोफे जैसी जगह तो नहीं होती होंगी दीवार पर? इन्हें पहचानते कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अक्सर एक बड़ा सा जग होल्ड हो सकता है जिस पर आप आसानी से लटक सकें, या कोई बड़ा फुट होल्ड जहां आप अपने शरीर का ज्यादातर वजन अपने पैरों पर डाल सकें। अच्छा, हाथों को आराम देते हुए। बिल्कुल। सबसे अच्छी तकनीक है अपनी बाहों को सीधा रखना। जब आपकी बाहें मुड़ी होती हैं तो आपकी मांसपेशियां काम कर रही होती हैं। जब वे सीधी होती हैं तो आपका वजन आपके स्केलेटन पर आ जाता है और मसल्स को रेस्ट मिलता है। इन जगहों पर रुककर एक एक करके हाथ को नीचे छोड़कर हिलाना, जिसे शेक आउट कहते हैं, और कुछ गहरी सांसें लेना, यह आपको अगले मुश्किल हिस्से के लिए रिचार्ज कर देता है। वो मैराथन वाला उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। आप हर पानी के स्टेशन पे रुकते हैं, ये इंतजार नहीं करते कि प्यास से बेहोश होने वाले हों। मुझे याद है, मैं शुरू में सोचती थी कि बीच में रुकना कमजोरी की निशानी है। मैं बस जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचना चाहती थी और हमेशा आधे रास्ते में ही हाफ जाती थी। और यही मानसिकता बदलनी है। आराम करना स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, कमजोरी का नहीं। यह स्वीकार करना है कि आपकी ऊर्जा सीमित है और उसका सम्मान करना जरूरी है। वाह, ये तो जीवन का भी एक बड़ा सबक है। तो ठीक है, हमने रूट के होल्ड्स की भाषा समझ ली और ये भी जान लिया कि बीच बीच में सांस कहाँ लेनी है, लेकिन ये सब अलग अलग टुकड़े हैं। इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर कैसे बनाएं, वो भी दीवार पर चढ़ने से पहले। यहीं पर विजुअलाइजेशन का जादू काम आता है। ये वो अंतिम चरण है जो जमीन पर होता है। आप आंखें बंद करके या बस रूट को घूरते हुए खुद को पूरा रूट चढ़ते हुए कल्पना करते हैं। हर एक मूव, दायां हाथ ऊपर, बायां पैर साइड में, शरीर को मोड़ना, अगले होल्ड को पकड़ना, फिर एक रेस्ट पॉइंट पर रुककर हाथ को शेक आउट करना। बिल्कुल। आप दिमाग में पूरी फिल्म चलाकर देखते हैं। और सोर्स इसमें एक और कमाल की तरकीब बताता है, रूट को हिस्सों में तोड़ने की। मतलब एक 10 मीटर की बड़ी डरावनी चढ़ाई को देखने के बजाय आप उसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। शुरुआती आसान हिस्सा, बीच का सबसे मुश्किल हिस्सा जिसे क्रक्स कहते हैं, और फिर अंतिम हिस्सा। इससे वो बड़ी चुनौती अचानक छोटी और करने लायक लगने लगती है। ये साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। क्रक्स को अलग से पहचानने से आप उसके लिए खास तौर पर तैयार हो सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको अपनी सबसे ज्यादा ताकत और फोकस कहाँ लगाना है। आप उसे एक मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा बचाकर रखते हैं। और जब आप दिमाग में कई बार उस क्रक्स को पार कर चुके होते हैं तो असल में करते समय आपका शरीर बस उस दिमागी रास्ते पर चलता है। डर कम हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए आपने पूरी प्लानिंग कर ली, दिमाग में सब कुछ सेट है, पर जब आप असल में दीवार पर चढ़ते हैं तो एक होल्ड आपकी पकड़ में वैसा नहीं आता जैसा आपने सोचा था, या आप शायद वो गीला है, तब तो सारा प्लान बेकार हो गया। बेहतरीन सवाल। और यहीं पर एक आम गलतफहमी दूर होती है। योजना का मतलब एक सख्त नियम नहीं है जिसे हर हाल में मानना है। योजना का असली फायदा यह है कि वो आपके दिमाग को शांत और तैयार रखती है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक रूट की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन दीवार पर जाकर पता चला कि मेरे क्रक्स का सबसे जरूरी होल्ड पसीने से गीला था। ओहो, मेरी पूरी योजना धरी की धरी रह गई। तब आपने क्या किया? अगर मेरे पास कोई प्लान नहीं होता तो मैं शायद घबरा जाता और हार मान लेता, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से रूट को अच्छी तरह से समझ रखा था, मेरा दिमाग शांत था। मैंने 1 सेकंड के लिए रुककर आसपास देखा और मुझे एक दूसरा थोड़ा मुश्किल रास्ता दिखा। क्योंकि मेरे पास एक बेसलाइन प्लान था, मैं तुरंत स्थिति के अनुसार अडेप्ट कर पाया। अच्छा, योजना आपको अनुकूलन करने की, मतलब अडेप्ट करने की मानसिक शक्ति देती है। बिना योजना के हर छोटी मोटी रुकावट एक बड़ी मुसीबत लगती है। योजना के साथ वो बस एक नई पहेली बन जाती है जिसे आपको रास्ते में सुलझाना है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। योजना आपको सख्त नहीं बल्कि ज्यादा लचीला बनाती है। कमाल है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? एक नए क्लाइंबर को अपने साथ क्या लेकर जाना चाहिए? सबसे पहली बात ये समझें कि क्लाइंबिंग सिर्फ ऊपर चढ़ना नहीं बल्कि एक पहेली सुलझाना है, और पहेलियां दिमाग से सुलझाई जाती हैं। दूसरी,
अपनी ऊर्जा का सम्मान करें, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बेवजह के सोचने या गलत मूव्स में बर्बाद ना करें। तीसरी, आराम करना एक रणनीति है। थकने से पहले आराम करें और आखिर में चढ़ने से पहले हमेशा ऊपर देखें, सोचें और एक योजना बनाएं। मतलब दीवार पे चढ़ने की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर ही आपके दिमाग में लड़ा जाता है। ये सब सुनने के बाद वो दीवार पर अटक जाने वाला पल अब उतना डरावना नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि उसका समाधान है और वह समाधान तैयारी में छिपा है। बिल्कुल। संक्षेप में, रूट रीडिंग चढ़ाई को एक क्रूर शारीरिक परीक्षा से बदलकर एक मजेदार रणनीतिक खेल बना देती है। यह आपको सिखाती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना काफी नहीं है, स्मार्ट तरीके से काम करना ज्यादा जरूरी है। जब कोई इस मानसिकता के साथ चढ़ाई करता है तो वो न सिर्फ बेहतर चढ़ता है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया का आनंद भी कहीं ज्यादा लेता है। वाह, क्या बात कही है आखिर में। और आप जानते हैं, ये बात सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी हो, कि अब हम ये तो समझ गए हैं कि जमीन पे रहते हुए रूट को कैसे पढ़ना है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो स्किल है, ये क्लाइंबिंग के अलावा जीवन के और किन पहलुओं में काम आ सकती है। किसी बड़ी परियोजना या चुनौती को शुरू करने से पहले उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, सबसे मुश्किल हिस्से यानी क्रक्स को पहले से पहचानना और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए रेस्ट पॉइंट्स की योजना बनाना। ये तरीका और कहाँ-कहाँ लागू हो सकता है?